अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाउ बच्चों, हमारी बात क्या चल रही है? हमारी बात चल रही है कीमियाई रब्त दही। याद आ रहा है? हमने ये सबक स्टार्ट किया था, कीमियाई रब्त दही और इश्तराक, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोगों ने बेसिक तारुफ देखा था, बुनियादी तारुफ देखा, बाद में इंडोक्राइन गुदूद की बात करें। उसके बाद हमने इंडोक्राइन गुदूद में भी जो मुनज़्ज़म है, जो गैर मुनज़्ज़म है, मुनज़्ज़म में हमने कहा कि कौन कौन होता है। हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस और बेजा। फिर हमने उसके बाद है तो हाइपोथैलेमस की बात की, हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी की बात की, और लास्ट हमारा पीनियल ग्लैंड पे बात खत्म हुई थी। नाउ आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो थायराइड और उसके बाद पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड ग्लैंड्स। नाउ सबसे पहले कि जो थायराइड गुदूद है, ठीक है, तो थायराइड गुदूद ये मुनज्जम गुदूद का पार्ट है, यानी ऑर्गेनाइज इंडोक्राइन ग्लैंड का हिस्सा है। ठीक है, पहली बात याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, थायराइड गुदूद की अगर बात करते हैं, तो इनकी साख्त कैसी होती है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है। तो ये जो थायराइड गुदूद होते हैं, इनके अंदर दो लोब्यूल होते हैं। क्या होते हैं? लोब्यूल्स। यहां देखिए, ये जो साख्त है, ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है। लोब का मतलब क्या होता है? लोब का मतलब होता है, आमतौर पे अगर समझने के लिए बोला जाए तो दो हिस्से। तो दो हिस्सों पर ये मुश्तमिल होता है, दो लोब होती है। ठीक है, दो हिस्सों पर ये मुश्तमिल होता है। और ये जो दो हिस्से होते हैं, अब ये अरेंज कैसा है, ये कैसे जुड़े हुए होते हैं, तो ये ट्रेकिया की दोनों जानिब में होते हैं। ट्रेकिया के कहां पर होते हैं? दोनों जानिब में। यानी यहां पर आप देखिए कि ये ट्रेकिया है, यानी ट्रेकिया याद आ रहा है, हमारी सांस लेने की जो नली है। तो उसके बाजू में एक हिस्सा रहेगा और उसके आजू में एक हिस्सा रहेगा, यानी राइट में और लेफ्ट में, दाएं और बाएं तरफ उसके आजू बाजू दोनों लोब, दो हिस्से रहेंगे। फिर ये जो दो लोब्स है, इनको आपस में जोड़ना है। तो इनको आपस में जोड़ने के लिए वहां पर एक पतला फीता नुमा, यानी बैंड लाइन, और हम क्या बोलेंगे उसको, पट्टी के जैसा दिखने वाला है ना, फीता बोलते हैं हम। जो आमतौर पे हम आस्ती हम हमारे क्या बोलेंगे, डन पर बांधते हैं, है ना, हमारे आम पे बांधते हैं, तो उसको बोलते हैं फीता। तो फीता होता है, ये इत्तेसाली बाफ्ट से बना हुआ है। इत्तेसाली बाफ्ट मतलब कनेक्टेड टिश्यूज, दो चीजों को जोड़ने वाली टिश्यूज को बोला जाता है इत्तेसाली बाफ्ट। तो ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है, इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो इत्तेसाली बाफ्ट के जरिए वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, और इसका नाम रखा हुआ है इस्थमस। इसका नाम क्या रखा हुआ है? इस्थमस। तो याद रखना है कि ये एक लोब और ये दूसरी लोब, ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और इन दोनों को जोड़ के रखने का काम जो पार्ट कर रहा है उसका नाम है इस्थमस। ठीक है, उसको बोला जाता है इस्थमस। ठीक। दूसरा कि ये जो थायराइड हदूद है, हमने कहा कि बाहर से अगर देखेंगे तो दो हिस्से हैं, जो एक ट्रैकिया की जो सांस की नली, उसके आजू बाजू दिखाई देंगे, उसको बीच में जोड़ने वाला। अंदर क्या होता है? अंदर अगर आप उसको देखेंगे, यानी आप कट करके जब अंदर का चीजें देखेंगे, तो थायराइड हदूद के अंदर होती है फॉलिकल्स, जिनको बोला है थायराइड फॉलिकल, और दूसरी होती है स्ट्रोमल बाफ्ट। इसका मतलब उसके अंदर की जानिब, यानी आप यहां पर देखिए, यानी आपने क्या किया, ये थायराइड है, हमारे पास तरबूज है, बाहर से हरा है, अंदर से लाल है। कट किए तो वो लाल वाले पोर्शन के अंदर बीजा दिखाई देते हैं। तो वैसा ये थायराइड के दूध है, इसको कट करेंगे तो अंदर की दानी आपको इस तरह के साफ दिखाई देगी। क्या दिखाई देंगे? एक जो साफ्त होती है उसको कहा जाता है फॉलिकल। ये पूरी जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना आपको, ये पूरी साफ, इसको बोला जाता है फॉलिकल। ऐसे कई सारे फॉलिकल इसमें होते हैं, और हर फॉलिकल के अंदर एक सेल होता है, इसको कहा जाता है फॉलिक्यूलर सेल। क्या बोला जाता है इसको? फॉलिक्यूलर सेल। तो इसका मतलब यह है कि फॉलिक्यूलर सेल अरेंज हो गया और उससे एक फॉलिकल बनेगा। फिर इस फॉलिक्यूलर सेल के अंदर एक और चीज होती है, उसके आजू बाजू जो होता है उसको बोला जाता है स्ट्रोमल बफ। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि ये थायराइड खलिए हैं, इसके आजू बाजू में जो टिश्यूज रहेंगे उनको बोला जाता है स्ट्रोमल टिश्यूज या स्ट्रोमल बाफ। तो दो साख्तों पर ये मुश्तमिल है थायराइड ग्लैंड। अंदर की जानिब में कौन है? एक है फॉलिकल्स और दूसरा है स्ट्रोमल बाफ। फिर यहां पर ये जो फॉलिकल है, इन फॉलिकल के अंदर एक नाम है जिसको कहा जाता है थायराइड फॉलिकल।
यानी इसका मतलब ये है कि वो आगे चल के क्या करने वाले, गुदुद बनाने वाले। तो ये जो फॉलिकल है यानी थायराइड के अंदर मौजूद फॉलिकल, तो उनको आपने नाम दे दिया थायराइड फॉलिकल। अब ये जो थायराइड फॉलिकल है ये फॉलिकुलर खलियों का बना होता है। यानी अब ये जो साख्त आपको पूरी दिखाई दे रही है, ये पूरी साख्त का नाम आपने क्या रख दिया, इस पूरी साख्त का नाम आपने रख दिया थायराइड फॉलिकल। क्यों? क्योंकि आपको अगर याद होगा तो हम जब टेस्टिस पढ़ रहे थे उस वक्त मैंने दो लफ्ज लिखा था, ग्राफियन फॉलिकल, याद आ रहा है, ओवेरियन फॉलिकल। यानी फॉलिकल मतलब बंच, लेकिन ये बंच कहां पर है, अगर ये ओवरी के अंदर है तो ओवेरियन, अगर ये थायराइड में है तो थायराइड फॉलिकल। ठीक है, तो याद रखना। अब ये जो थायराइड फॉलिकल है जो फॉलिकुलर सेल से बना होता है, उसके बीच में एक गड़ा होता है और उस गड़े के चारों तरफ ये फॉलिकुलर सेल होते हैं। तो अब जो गड़ा है उस गड़े के अंदर कौन है, उस गड़े के अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है थायरोग्लोब्यूलिन। क्या नाम है उसका, थायरोग्लोब्यूलिन। अब एक और बात कि ये जो फॉलिकुलर खली है और जहां पर ये गड़ा है जहां पर थायरोग्लोब्यूलिन है, अब क्या होता है, ये दोनों मिलके हार्मोन्स बनाना शुरू करते हैं। यानी ये फॉलिकुलर खली है असल में फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री है हार्मोन बनाने की। कौन से हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हैं। इसलिए यहां पर उनका नाम क्या रख दिया, हार्मोन। कौन से वाले हार्मोन, थायराइड हार्मोन। अब थायराइड हार्मोन यहां पर दो तरह के, एक को बोला जाता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन और दूसरे को बोला जाता है ट्राई आयोडोथायरोनिन। एक का नाम क्या रखा हुआ है, टेट्रा, और दूसरे का नाम क्या रखा हुआ है, ट्राई आयोडोथायोनिन। नाउ ये जो टेट्रा आयोडोथायरोनिन है इसका एक और नाम है, वो है थायरॉक्सिन। क्या नाम है, थायरॉक्सिन। नाउ बात को समझ लीजिए कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस जगह से दो हार्मोन बनने वाले। एक हार्मोन वो है जिसको बोल रहा है T3 और एक को बोल रहे हैं T4। आपको मालूम है जब हम 3 लिखते हैं तो हम लिखते हैं ट्राई, और जब हम 4 लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टेट्रा। इसलिए इसका नाम क्या बन गया, ट्राई। कितने आयोडीन है, हाँ, इसलिए ट्राई आयोडो और आगे क्या बन गया, थायरोनीन। ठीक है, वैसे ही इसका नाम क्या बन गया, टेट्रा। यानी कितने आयोडीन है, 4, तो टेट्रा आयोडो थायरोनीन। और इसी टेट्रा आयोडो थायरोनीन को आप दूसरे अल्फाज में एक और नाम देते हैं, वो नाम क्या है, थायरॉक्सी। क्या बोलते हैं आप उसको, थायरॉक्सिन। ठीक है, तो ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड बनाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है और आप अक्सर देखिए घरों में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है थायराइड का, और खास करके ख्वातीन के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, नाउ बात समझ में आई। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उससे दो तरह के हार्मोन बनेंगे, आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन। नाउ अब एक और चीज कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जिसको भी थायराइड होता है तो उसको बोला जाता है कि इसको डेफिशिएंसी किसकी है, आयोडीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों भी थायराइड हार्मोन थे, ट्राई और टेट्रा, इनकी तालीफ यानी इनके बनाने के लिए हमको क्या लगेगा, हमको हस्बे मामूल शरह पर क्या चाहिए, आयोडीन। इसलिए ना आयोडीन नमक, ये बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुना होगा, आयोडीन हमारे गिजा में होना चाहिए। क्यों, अगर आयोडीन नहीं रहेगा तो आयोडीन नहीं रहेगा तो नतीजे में, है ना, ये आयोडीन है, अगर आयोडीन इसको हम हुदूद को नहीं देंगे तो वो ना T3 बनाएगा ना T4 बनाएगा। नतीजे में क्या होगा, नतीजे में यह होगा कि हमारे जिस्म के अंदर आयोडीन की कमी हो जाएगी, और अगर आयोडीन की कमी होगी तो आयोडीन की वजह से बीमारियां हो जाएगी। ठीक है ना। एक और चीज जो यहाँ पर मेंशन नहीं है वो क्या, कि हमारे जिस्म के अंदर ये जो हार्मोन है, हार्मोन को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो हमने कहा कि हार्मोन को बनाने के लिए चाहिए आयोडीन। साथ ही साथ इस आयोडीन के साथ एक और चीज चाहिए, वो है अमाइनो एसिड। कौन सा अमाइनो एसिड, तो वो अमाइनो एसिड का नाम है टायरोसिन। कौन सा अमाइनो एसिड है, टायरोसिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि हमारे जिस्म के अंदर जो थायराइड ग्लैंड है जो थायराइड हार्मोन बनाता है, उसको थायराइड हार्मोन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए, एक चाहिए आयोडीन, दूसरा चाहिए टायरोसिन। टायरोसिन क्या है, टायरोसिन ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, नाउ इस तरह से हमारे जिस्म में क्या बनता है, थायराइड हार्मोन। नाउ एक और चीज क्या,
इससे पहले एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, क्या कंसेप्ट पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि हमारे जिस्म में जो थायराइड ग्लैंड है, वो थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड हार्मोन निकलता है, वो थायराइड हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, उसका इफराज करने के लिए थायराइड ग्लैंड को कौन बोलेगा? तो थायराइड ग्लैंड को बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन बोलेगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा हाइपोथैलेमस, यानी हमारा दिमाग। ठीक है ना? अब इस बात को समझो। तो हमने ये पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस किसको सिग्नल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता था टीएसएच, है ना? हमने कहा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चौथा एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, पांचवा एलएच, छठा एफएसएच, सातवां हमने पढ़ा था कि एंटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होने वाला एमएसएच। याद आ रहा है लास्ट लेक्चर में? तो उसमें से जो टीएसएच है, वो टीएसएच क्यों रिलीज हुआ था? तो ये टीएसएच जो रिलीज हुआ था, वो जाके किसको सिग्नल करेगा? थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड को सिग्नल करेगा कि वो क्या बनाए? T3। क्या बनाए? T4। बात समझ में आई? तो ये जो T3 T4 बन रहा है, थायराइड ग्लैंड ये जब बना रहा है, ये कब बना रहा है? जब उसको पिट्यूटरी ग्लैंड ने बोला। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन बोलेगा? हाइपोथैलेमस। इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा, यानी उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तुम रिलीज करो, इफराज करो। इसका मतलब हाइपोथैलेमस से एक रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, जो जाके किसको एक्टिवेट करेगा? पिट्यूटरी। तो उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। उसका नाम क्या रहेगा? थायराइड। तो हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है वो कौन है? थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं उसको समझिए, कि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है टीआरएच। टीआरएच कहां से निकलेगा? अब हमने पढ़ा होता है टीएसएच, तो हमको लगता है कि अरे टीएसएच तो पिट्यूटरी से हो रहा है, इसका मतलब टीआरएच भी उसका कोई तो भी भाई है। लेकिन ऐसा नहीं है। टीआरएच ये रिलीजिंग हार्मोन है, और ये रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस, जिसके नतीजे में पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है टीएसएच। वो टीएसएच जाके थायराइड ग्लैंड को बोलता है कि अब तुमने थायराइड हार्मोन बनाना है। एक हार्मोन का नाम है T3, दूसरे का नाम है T4। समझ में आया? कि साइकिल को आपके नोटबुक में लिख के रखिए कि कौन किसको सिग्नल करे ना। खो खो देखे ना आप लोगों ने, खो खो खेले भी होंगे। तो खो खो में कैसा होता है? जो एक आता है दूसरे को खो करता है, दूसरा जाता है तीसरे को खो करता है, चौथा जाता है उसको खो करता है। इस तरह से एक दूसरे को सब क्या करते हैं? एक्टिवेट। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, फिर थायराइड। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा है? टीआरएच। उसकी वजह से पिट्यूटरी क्या रिलीज कर रहा है? टीएसएच। उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है? T3 और T4। ठीक। नाउ अब हमने कहा कि हमारे पास जिस्म में थायराइड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन और टायरोसिन जरूरी है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, हमारी ग़िज़ा में आयोडीन ना हो, तो क्या होता है? हमारी ग़िज़ा और पानी में अगर आयोडीन की क्या हो जाए? कमी, तो उसकी वजह से होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या होता है उसकी वजह से? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब कमी। अब ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि हमारा जो हुदूद है उसका तो साइज बढ़ जाता है ना। आप बोलेंगे कि सर हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, और हाइपोथायरॉयडिज्म में और थायराइड ग्लैंड में इजाफा, इसमें क्या लेना देना है? असल में ये होता है कि जब जब टीएसएच थायराइड ग्लैंड को मिलेगा, तो थायराइड ग्लैंड को 2 काम करवाएगा। एक काम ये करवाएगा कि भाई तुम तुम्हारा साइज बड़ा करो। तो नतीजे में ये होगा कि उसका साइज तो बड़ा होगा। अब जैसा जैसा उसका साइज बड़ा होगा, तो वह आयोडीन की नीड भी उसकी बढ़ते जाएंगे। लेकिन बाहर तो आयोडीन कम है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने एक दुकान खोले। अब आपने जैसी दुकान खोले, तो आपने वो दुकान में एक रूम था, आपने फिर दूसरा बना दिया, तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया। लेकिन उस दुकान में आने वाले ग्राहक कम हो गए। सेम ऐसा ही है कि आयोडीन तो आ नहीं रहा है। जब आयोडीन नहीं आएगा, तो आपके पास हार्मोन नहीं बनेगा, और हार्मोन नहीं बनेगा तो इस तरह से हार्मोन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी। लेकिन ग्लैंड का साइज बढ़ गया। नतीजे में ये होता है कि उसकी वजह से ये जो दिख रहा है आपको, ये फोटो में दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा इस तरह से बाहर को निकल के आ जाता है। और अब जब ये ऐसा होता है, तो इस हालत को हम क्या कहते हैं? गॉइटर।
क्या कहते हैं हम उसको? गॉइटर। तो गॉइटर जो होता है ना, तौर पे हम कहते हैं गॉइटर, यहाँ से जो हिस्सा से बाहर निकल के आप लोगों ने कुछ लोगों का देखा होगा, तो वो असल में इसलिए होता है क्योंकि उनके जिस्म के अंदर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी है। क्यों है? इसलिए नहीं है कि वो थायराइड हुदूद काम ज्यादा नहीं करा, असल में वहां पर आयोडीन उनके जिस्म में कम हो गया, लेकिन थायराइड जो काम करता था, जिसका साइज बढ़ रहा था, वो साइज बढ़ता चला गया। क्योंकि कंटिन्यूअस थायराइड बढ़ने का रीजन कौन है? वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक। अस्का, साजिदा, मरियम, दानिश, किसी को कोई डाउट है बच्चा यहाँ? ठीक है। मतलब असल में जो सेल के नंबर है वो बढ़ जाएंगे। सेल के नंबर बढ़ गया, हमने जैसा कहा ना कि क्लास तो बढ़ गई या हॉल तो बढ़ गए, नंबर तो, लेकिन जो स्टूडेंट्स आना चाहिए था वो कम हो गए। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से क्या होगा, अब प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी क्लास का रिजल्ट आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी यहां पर ये कि थायराइड ग्लैंड का साइज तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन आयोडीन नहीं आ रहा है। अब आयोडीन नहीं आ रहा है तो कोई थायराइड हार्मोन भी नहीं बनेगा, और थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो जिस्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां शुरू होंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ रहा है वो भी बढ़ता चला जाएगा, और उस वजह से क्या होगा कि साइज तो बढ़ रहा है लेकिन हार्मोन की लेवल कम होगी। उसको बोला जाता है गोइटर। नाउ अब अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो, और ये हाइपोथायरॉयडिज्म भी किसी हामिला खातून में हो जाए, यानी किसी प्रेग्नेंट वुमन में अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से ये होता है कि बच्चे की जो नमो होती है वो नाकिस हो जाती है, और बच्चे की जो मैच्योरिटी है, वो पुख्तगी है, वो बालिदगी को नहीं पहुंचता, यानी वो मैच्योरिटी के अमल को नहीं पहुंचता। तो बच्चे की नाकिस या नहीं होने का, तो यहाँ मैंने देखिए इमेजेस साइड किए कि या तो उसकी हाइट कम हो जाएगी, या उसका जो फेस है, उसका माउथ है, नोज है, इसका जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होगा। फिर इसी तरह से अगर कोई हामिला खातून है, उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो आगे चलकर वो जो बच्चा है वो पस्त कद भी हो सकता है, यानी उसके अंदर क्या डेवलप हो सकता है? क्रेटिनिज्म डेवलप हो सकता है। क्रेटिनिज्म ये एक तरह की बीमारी है जिसके अंदर ये होता है कि बच्चे का जो ब्रेन है, यानी हमने बोला ना क्रेटिन, ना क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियम बोन, तो क्रेनियम बोन जो है वो डेवलप नहीं होता। नतीजे में ये होता है कि वो बच्चे का ब्रेन का साइज बढ़ेगा नहीं, ब्रेन की मैच्योरिटी डेवलप नहीं होगी। तो इस तरह से ये क्रेटिनिज्म की बीमारी उस बच्चे को होने के चांसेस होते हैं। फिर साथ ही साथ वो बच्चा जहनी तौर पर कमजोर हो सकता है। फिर उसकी जो IQ है, जो इंटेलिजेंस है, जो जहानत है, वो कम हो सकती है। और जहानत कम होने का मतलब ये है कि आप कोई बात कर रहे हैं, वो बात के सेंस को वो नहीं समझ रहे कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, है ना, उसको बोला जाता है कम को। फिर गैर मामूली जिल्द, गैर मामूली जिल्द का मतलब ये है कि उसकी जो जिल्द है वो उसका डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये बच्चे की जिल्द की अगर बात करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये वक्त से पहले बूढ़ा हो चुका है। इसी तरह से कुव्वत गोयाई, यानी बात करने की जो ताकत है, फिर समाज, ये सब उसके जिस्म में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म अगर किसी में होता है तो, और खास करके अगर हामिला खातून में होता है, तो इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स उनको झेलना पड़ सकती है, और उसको ही नहीं बल्कि उसके जनरेशन को, नस्लों को। नाउ अगर यही प्रॉब्लम किसी बालिग औरत में हो जाए, ये तो हो गया हामिला खातून में, लेकिन आमतौर पे अगर किसी औरत में हो जाए या बालिग औरत में हो जाए, तो उनमें सबसे पहला जो प्रॉब्लम आता है वो आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, माहवारी के अय्याम में, कि उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसके जो डेज है वो पूरे क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। वो वक्त पर नहीं आती, या वक्त से पहले आ जाती है, या फिर बहुत सारे इश्यूज वहां पर जनरेट होते हैं। तो थायराइड, और अक्सर मैं बच्चों को बोलता रहता हूँ कि ये जो थायराइड का प्रॉब्लम है, ये थायराइड का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है हमारे जहनी तनाव से। खास करके हम जब मैच्योरिटी की हालत में आ रहे हैं, दैट टाइम हम हमारे अपने आप को बहुत ज्यादा रिलैक्स रखें। रिलैक्स रखने का मतलब ये है कि हम अपने आप को ऐसे कामों में इन्वॉल्व करें जो हमारे लिए फायदेमंद है। हमको वो सारे कामों को अवॉइड करना पड़ेगा जो गैर जरूरी है, या फिर ये कि वो हमारे दिमाग पे तनाव लेकर आते। क्यों? क्योंकि एक खातून के लिए या एक लड़की के लिए उसके दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जो जिंदगी वो गुजार रही है और आने वाली जो जिंदगी वो गुजारने वाली है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि हम अपने आप को बहुत रिलैक्स रखें। और रिलैक्स रखने के लिए क्या क्या चीजें हो सकती है, तो हमारे पास जो कल्चर है उसमें अक्सर ये कि भाई हम वक्त पे नमाजें पढ़े, कुरान की तिलावत करें, और जो भी इश्यूज आ रहे हैं उन इश्यूज के लिए हमारे पास मंसूबा हो। असल में हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम के हल के लिए कोई मंसूबा नहीं रहता। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, खानदानी हो, बाहर का हो, बिजनेस करने के लिए हो, अपनी किसी सलाहियत को इंक्रीज करने के लिए हो, बढ़ाने के लिए, कोई भी हो, उसके लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास क्या हो, मंसूबा। और मंसूबा बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम मुताल्ले के शौकीन हो। मुताल्ला जितना हम करेंगे तो नॉलेज आएगा, वो नॉलेज से हम हमारे मसाइल को हल कर सकते हैं। ठीक है नाउ फिर इसके बाद एक और प्रॉब्लम होता है कि थायराइड जो गदूद होते हैं उसके अंदर होता है कैंसर, या उसके अंदर ये हो जाएगा कि वो जो नोड्यूल्स हैं, यानी वो जो अंदर जो सेल है ना, वो जो पोर्शन है फॉलिकुलर, तो उनके अंदर जो सेल है उसका डिवीजन ज्यादा हो जाएगा, तो नोड्यूल्स की नमू हो जाएगी। नतीजे में ये हो जाएगा कि थायराइड हार्मोन की जो तालीफ है, उसकी जो शरह है, यानी रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, ये क्या हो जाएगी, गैर मामूली तौर पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इजाफा हो जाएगा। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास घर में, आपके घर में एक जूसर था, यानी जूस बनाने की मशीन है, आपने 10 जूस बनाने की मशीन ला लिया, तो जूस के बनने में क्या हो जाएगा, इजाफा। वैसे ही हमारे ग्लैंड के अंदर है कि एक फॉलिकुलर यानी नोड्यूल था, उस नोड्यूल से यानी उस फॉलिकुलर सेल से 1 ग्राम फॉर एग्जांपल थायराइड बन रहा था। इस तरह से डिवीजन हो गया, बहुत सारे सेल बन गए, अब हर फॉलिकुलर सेल थायराइड हार्मोन बनाएगा। अब वो आपकी बॉडी की, आपके जिस्म की जरूरत से ज्यादा बना देगा। जब वो जरूरत से ज्यादा बना देगा तो आपके जिस्म में थायराइड हार्मोन में इजाफा हो जाएगा। फिर ये जो सेल है, सेल के नंबर में इजाफा है, तो इसका दूसरा रीजन भी हो सकता है, वो हो सकता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन, यानी अनकंट्रोल्ड डिवीजन जैसे ही हम बोलते हैं तो हमारे जिस्म में कौन आ जाता है, कैंसर। दैट टाइम हम उसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइड यानी हार्मोन के लेवल में क्या हो गया, इजाफा। नो, अगर ऐसा होता है तो जिस्म की जो फैलियात है उसके लिए बहुत ज्यादा ये क्या होता है, नुकसानदायक साबित होता है। तो बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है कि थायराइड हार्मोन जो होता है, ये थायराइड हार्मोन हमारे, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये जो है, ये जो आंखें हैं इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है आपको, ये आंखें हो गई है, ये हो गई है मिक्सोडीमा। क्या हो गया यहाँ पर, मिक्सोडीमा। मैं नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ शायद मैंने से। तो ये जो बीमारी है हाइपरथायरॉयडिज्म, इसकी वजह से क्या होती है, वो जो शख्स है उसकी जो आंखें होती है वो बड़ी बड़ी हो जाती है। अगर आपने देखा होगा कुछ लोगों को जिनको थायराइड का बीमारी है, तो उनकी जो आंखें होती है वो बड़ी बड़ी होती है, सिर्फ बाहर को निकल के आ गई, जैसे मेंढक की आंखें होती है उस तरह से वो बड़ी बड़ी हो जाती है। उसको बोला जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। कुछ लोगों के अंदर देखेंगे आप तो उनकी उंगलियों का जो शेप इस तरह से तब्दील होना शुरू होता है, नाखूनों का शेप तब्दील होना शुरू होता है। कुछ लोगों के पाँव के ऊपर आप देखेंगे इस तरह के रैशेस आना शुरू हो जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं बीमारियों की वजह से। उनके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिक साइकिल बहुत फास्ट हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म यानी तहव्वुल का अमल बहुत ज्यादा हो जाएगा। नतीजे में उनको हर वक्त गर्मी फील होगी, पसीना आएगा, फिर टेम्परेचर हमेशा बॉडी का बढ़ा हुआ रहेगा। तीसरा ये है कि हमेशा सुस्त कैफियत रहेगी, सुस्ती काहिली उनके ऊपर रहेगी, बार बार नींद ज्यादा आएगी। ये सारे सारे सिंड्रोम किससे जुड़े हुए हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे जिस्म को पूरी तरह से क्या कर देती है, कमजोर कर देती है। और अक्सर थायराइड बीमारियां जो होती है वो खवातीन में हमको ज्यादा देखने को मिलेगी, और उसके बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे रीजन है। ठीक ना, यहां पर किसी को कोई डाउट है? ना, अब जो थायराइड है, तो थायराइड हार्मोन जो काम करते हैं उसमें से क्या है, थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक शरह उसको कंट्रोल करते हैं। जैसा मैंने अभी बोला ना, बेसल मेटाबॉलिक, बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब क्या है कि हमारे जिस्म को जो तवानाई चाहिए, या हमारे जिस्म को जितनी एटीपी चाहिए, उस डिमांड को फुलफिल करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बोला जाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि हमको जो जरूरत है तवानाई की उतनी तवानाई हमको मिलती रहे, या उससे ज्यादा हो गई या उससे बहुत कम हो गई, तो नतीजे में क्या होगा, हमारे जिस्म की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब। ज्यादा होने लगी तो हमारे जिस्म में एटीपी में, अगर वो तवानाई में यूज नहीं हो रही तो फिर वो हीट बनाना शुरू कर देंगे।
उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर कम हो गई तो हम सुस्त हो जाएंगे, काहिल हो जाएंगे, और हमको नींद आने लगेगी, गुदगुदगी होने लगेंगी, हमारे जिस्म के बहुत सारे आज़ा हैं उनकी एनर्जी फुलफिल नहीं हो रही, तो वो सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, है ना। घर में अगर लाइट बंद चालू हो तो क्या होता है ना, हम कोई काम प्रॉपरली नहीं कर सकते ना। ये हार्मोन आरबीसी की तश्कील में भी बहुत अहम रोल प्ले करता है। देखिए यहाँ पर बात को समझ लीजिए कि ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट के साथ साथ किसके लिए काम कर रहा है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। यानी आप समझ लीजिए कि अगर हमारे जिस्म में आरबीसी नहीं बनेंगे, आरबीसी क्या काम करते हैं, आरबीसी हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए काम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए काम कर रहे हैं। अगर आरबीसी का नंबर कम है तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो हमारे बॉडी में एटीपी नहीं बनेगा, एटीपी नहीं बनेगा तो हमारे बहुत सारे काम, जो एक्टिविटी हम बहुत एनर्जेटिक होकर करते थे वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरबीसी का नंबर क्या हो गया, कम, यानी ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया। समझ में आ रहा है। इस तरह से कई सारे नुकसान। इसी तरह से थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और चर्बी के तहव्वुल को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खा रहे हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जब हम खाएंगे तो उससे ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारे जिस्म में, हमारे जिस्म के जो भी पार्ट्स हैं उनके रिपेयर में, यानी कोई टूट गया फुट गया उसको रिपेयर करना है। हमारा चेहरा है, हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ रही है या हमारे चेहरे तड़क गए, हम हमारा उसको रिपेयर करना है, जिसको क्या चाहिए, प्रोटीन। चर्बी चाहिए ताकि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन है उनको इंसुलेट करके, उनको प्रोटेक्ट कर सके, उनका बचाव कर सके, है ना। ये सारे, तो ये तहव्वुल के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। फिर इसके जरिए एक और बड़ा प्रॉब्लम होगा, वो होगा पानी और इलेक्ट्रोलाइट के तवाजुन, उसको बरकरार। तो अगर ये हार्मोन अगर प्रॉपरली नहीं रहेगा, थायराइड हार्मोन, तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट, उनका तवाजुन भी बरकरार नहीं रहेगा। अब आपने क्या करना है बच्चों, थायराइड हार्मोन की ये 4 कामों को रट लेना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है, पूछा जा सकता है, कंफ्यूज किया जा सकता है, तोड़ मड़ोड़ के पूछा जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट डायरेक्ट 4 स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ये चाहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, इसलिए आपने इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक, यहां पर किसी को कोई डाउट है? ठीक, नाउ अब एक और चीज, अगर आपने पिछला अगर डायग्राम देखा होगा, मैंने एक डायग्राम ऐड किया, कौन सा वाला डायग्राम ऐड किया मैंने, ये वाला। तो मैंने यहां पर लिखा ना, मैंने यहां पर लिखा कि थायराइड जो ग्लैंड है उससे, थायराइड ग्लैंड से 2 हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम क्या पढ़ा हमने, T3, और एक का नाम क्या पढ़ा, T4। लेकिन यहाँ डायग्राम में तो 3 दिए हुए, इसका मतलब इससे एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, कैल्सिटोनिन। इसका मतलब थायराइड जो ग्लैंड है, उस थायराइड ग्लैंड से 2 नहीं बल्कि कितने हार्मोन निकलते हैं, 3। 2 वो है जिनके मामले में हमने कहा T3, T4, जो स्पेशली आयोडीन से बने ना हो। इसके बाद जो तीसरा हार्मोन है, उस तीसरे हार्मोन को कहा जाता है TCT। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, ये TCT जो है ये प्रोटीन हार्मोन है, यानी जो थायराइड हुदूद है, ये हुदूद एक प्रोटीन हार्मोन को रिलीज करता है, और उस प्रोटीन हार्मोन का नाम क्या है, थायरोकैल्सिटोनिन। क्या नाम है उसका, थायरोकैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है TCT। क्या बोला जाता है, TCT। अब इसके मामले में याद रखिए कि ये क्या करता है, ये खून में कैल्शियम की मिकदार को रेगुलेट करता है। खून में हमेशा क्या करेगा, कैल्शियम की मिकदार को। अगर आपको याद होगा तो जब हमने मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, जब हमने मसल्स के टिश्यू की बात किए थे, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर कैल्शियम होता है, तो उस वक्त मैंने ये बात बोला था कि TCT और PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन, ये 2 नाम मैंने बोला था कि मैं याद दिलाऊंगा। तो उस वक्त में मैंने लिखाया था कि PTH क्या करता है और CTC क्या कर सकता है, TCT क्या कर सकता है। तो TCT हमारे खून के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करेगा। अब खून में ये कैल्शियम कैसा मेंटेन करेगा, हालांकि निकल कहां से आ रहा है, थायराइड ग्लैंड से। तो ये TCT हमारे खून में कैल्शियम की लेवल को कैसा मेंटेन करेगा, तो उसके लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ ऐड किया है। बेसिकली एक, अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहां पर ये दो डायग्राम है इस तरह के, ठीक है।
अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर यहां पर लिखा हुआ है PTH, पैराथायरॉइड हार्मोन। ये पैराथायरॉइड हार्मोन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम की जो लेवल है, ऐसा एरो है यहाँ पर कैल्शियम की लेवल। तो कैल्शियम की लेवल अगर डिक्रीज होती है, ठीक है, कैल्शियम की लेवल डिक्रीज हो रही है तो PTH, ठीक है, और ये क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन, क्या करता है, बोन रिजॉर्प्शन, और बोन को रिजॉर्व करता है। बोन को रिजॉर्व करने का मतलब ये है कि वो खून के अंदर कैल्शियम की लेवल को कम करता है और हड्डी में, बोन में कैल्शियम, सॉरी, खून की जो लेवल है, खून में जो कैल्शियम का लेवल है उसके अंदर क्या कर रहा है वो इजाफा, किस तरह से, बोन रिजॉर्प्शन, बोन को तोड़ के, ठीक है ना। दूसरा कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम की लेवल जिसे तो कैल्सोटिनोन क्या करेगा, कैल्सिटोनिन बोन के अंदर डिपोजिशन करेगा, बोन के अंदर डिपोजिशन करेगा तो बोन को क्या करेगा, वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या करेगा, कैल्शियम की जो लेवल है वो बोन में बढ़ाएगा। लेकिन ये कब बढ़ाएगा, ये उस वक्त बढ़ाएगा जब कैल्शियम की लेवल खून में ज्यादा हो जाए। कैल्शियम में अगर खून की लेवल ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब खून के अंदर कैल्शियम की नॉर्मल क्वांटिटी, खून के अंदर कैल्शियम की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल से ज्यादा है, यानी जितना चाहिए था उससे ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो क्या करेंगे, ज्यादा है तो ले जाकर उसको क्या कर देंगे, डिपॉजिट कर देंगे। कहाँ डिपॉजिट करेंगे, बोन में। तो इस तरह से ये कैल्शियम की लेवल को, मिकदार को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो कैल्शियम की मिकदार को कंट्रोल करता है, और कैल्शियम की मिकदार को रेगुलेट करने के लिए क्या करता है, कैल्शियम जो होती है उस कैल्शियम को वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है। या हमें आमतौर पे जो हम डेबिट है ना, डिपॉजिट, तो डिपॉजिट के लिए हम यहाँ लफ्ज यूज कर रहे हैं जमा करता है। कहाँ जमा करता है, ये जमा करता है बोन में, या कहाँ जमा करता है, हड्डियों में। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से ये कैल्शियम की मिकदार को क्या करता है, रेगुलेट करता है। बात समझ में आई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कैल्शियम की लेवल को ये खून में कम करता है। खून में कम करने का मतलब ये है कि ये उस कैल्शियम को खून से इसलिए निकाल रहा है क्योंकि खून में कैल्शियम बहुत ज्यादा है, जिसकी ज्यादा जरूरत खून में नहीं है, तो उसको वहां से निकाल के वो क्या कर देता है, बोन में डिपोजिट कर देता है। बात समझ में आई। यहाँ किसी को कोई डाउट है, फातिमा, दानिश, मरियम, हुजैफा, साजिदा, फातिमा, फातिमा। ठीक। तो याद रखना है कि थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से कितने हार्मोन निकल रहे हैं, तीन। एक है T3, दूसरा है T4, और तीसरा है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है। नाउ अब एक और ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं। वो ग्लैंड कौन है, वो ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड ना। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि थायराइड ग्लैंड। अभी अगर ये डायग्राम को आप देखेंगे तो ये डायग्राम से पहले जो डायग्राम हम देख रहे थे उस डायग्राम के अंदर भी दो लोब थे, लेकिन इन दो लोब को जोड़ने वाला यहां पर कौन था, इस्थमस। अब आपने इस डायग्राम को घुमा दिया, क्या कर दिया आपने, ये जो स्ट्रक्चर है इसको घुमा दिया। स्ट्रक्चर जब घुमाया तो पीछे की साइड है, तो ये पीछे की साइड है। ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की बैक साइड है, पीछे की साइड है ना। इंसानों में जो होता है थायराइड गदूद, थायराइड गदूद की पुष्ट पर यानी उसके पीछे की साइड पे 4 अदद पैराथायराइड गदूद मौजूद होते हैं। 1 2 3 4, ये चारों को क्या बोला जाता है, पैराथायराइड गदूद। अब ये जो पैराथायराइड गदूद है क्या करते हैं, ये पैराथायराइड गदूद हर, यानी हम ये बोलेंगे कि ये पैराथायराइड गदूद यहाँ पर थायराइड गदूद के ऊपर दो दो की जोड़ी में होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, हर थायराइड गदूद के साथ दो पैराथायराइड गदूद एक पेप्टाइड हार्मोन, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो दो पैराथायराइड जो गदूद है वो एक थायराइड गदूद की लोब पर पीछे की साइड से जुड़ा है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ रही है। दो पैराथायराइड गदूद एक थायराइड की एक लोब के साथ पीछे की जानिब जुड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब क्या होता है, एक पेप्टाइड हार्मोन जो होता है वो पैराथायराइड हार्मोन, एक जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन। कौन सा है, पेप्टाइड हार्मोन। और ये पेप्टाइड हार्मोन कहां से खराज कर रहा है, पैराथायराइड। यानी सीधा सीधा हम ये बोलेंगे कि ये जो पैराथायराइड गुदूद है, ये पैराथायराइड गुदूद एक हार्मोन रिलीज कर रहा है जिसका नाम है पैराथायराइड हार्मोन।
अब इसके नेचर की अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है, ये अमाइनो एसिड है, ये प्रोटीन है, ये क्या है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो पैराथायराइड हार्मोन है इसका जो नेचर है वो पेप्टाइड है। पेप्टाइड है मतलब, पेप्टाइड है मतलब ये कुछ अमीनो एसिड से मिलके बना है। अगर ये बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बना होता तो हम बोलते पॉलीपेप्टाइड, और अगर पॉलीपेप्टाइड की चेन एक से ज्यादा होती तो हम बोलते प्रोटीन, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कुछ अमीनो एसिड के जुड़ने से बना हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है पेप्टाइड हार्मोन। तो याद रखना, टीसीटी के मामले में हमने जब पढ़ा तो हमने कहा कि वो प्रोटीन हार्मोन है। T3 T4 के मामले में पढ़ा तो हमने कहा वो अमीनो एसिड से बना है, टायरोसिन। ठीक है, इसके मामले में हम बोल रहे तो हम बोल रहे हैं कि ये कैसा है, पेप्टाइड हार्मोन। तो आगे चल के जब ये चैप्टर खत्म होने लगेगा तो हम वहां पर पढ़ेंगे नेचर, फितरत, हार्मोन्स की अलग अलग फितरत पढ़ेंगे, नेचर पढ़ेंगे। कुछ हार्मोन का नेचर अमीनो एसिड होगा, कुछ हार्मोन का नेचर प्रोटीन होगा, कुछ हार्मोन का नेचर पेप्टाइड होगा। ठीक है, नाउ अब कैल्शियम आयनों की दौरानी सतह पीटीएच के इफराज से कंट्रोल होती है। जैसा अभी हमने कहा ना, हमने क्या पढ़ा, हमने सिर्फ इतना सा स्टेटमेंट अलग कर दिया कि जो टीसीटी है ना, पहले पढ़ा हमने, टीसीटी क्या करता है, टीसीटी कैल्शियम की लेवल को रेगुलेट करता है। वैसे ही यहाँ पर पीटीएच है, पीटीएच भी क्या करता है, कैल्शियम आयनों की दौरानी सतह मतलब सर्कुलेशन, सर्कुलेशन की जो सतह है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसका मतलब पीटीएच, पीटीएच जो हार्मोन है इसका भी काम है किसको रेगुलेट करना, किसको रेगुलेट करना, कैल्शियम की, कैल्शियम की मिकदार कैसी रहेगी ना। उसी मैकेनिज्म को जो मैंने पहले बताया वो यहां पर है, क्या कि पीटीएच क्या करता है, खून में कैल्शियम की मिकदार में इजाफा करता है। तो पीटीएच खून के अंदर कैल्शियम की मिकदार में कैसे इजाफा करेगा, कैल्शियम है, कैल्शियम की मिकदार में इजाफा कर रहा है, लेकिन पीटीएच कैल्शियम की मिकदार में इजाफा कहां पर कर रहा है, खून में। कहां पर कर रहा है, खून में, ब्लड में। कैसे करता है, तो पीटीएच क्या करता है, जो हड्डियां हैं उन हड्डियों पर एक अमल करता है। यानी ये जो पीटीएच है ये जाके सिग्नल करेगा बोन को, बोन को, और बोन को क्या बोलेगा, वो हड्डियों के अंदर जो इंजेसावी अमल है उसको मुतहरिक कर देगा। यानी वो क्या करवा देगा वहां पर, तहलील या डीमिनरलाइजेशन। देखिए यहाँ पर है ना, गलती से इंजेजाबी अमल लिखा हुआ है, ठीक है, इंजेजाबी अमल नहीं होगा, इखराजी अमल होगा। तो इस तरह से वो क्या करेगा, बोन से कैल्शियम का क्या करवाएगा, इखराज करवाएगा, तोड़ेगा। बोन से जब इखराज का अमल होता है तो उसको कहा जाता है डीमिनरलाइजेशन, या क्या कहा जाता है, तहलील। फिर पीटीएच क्या करेगा, दूसरा काम करेगा, वो सिग्नल करेगा रीनल टिब्यूल्स। वो किसको सिग्नल करेगा, रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल मतलब किसको सिग्नल करेगा, अरे किडनी को। किसको करेगा, किडनी को। नतीजे में किडनी क्या करेगी, जो पेशाब के जरिए कैल्शियम बाहर जा रहा था उसका क्या करेंगे, रीएब्जॉर्प्शन, यानी अब क्या करेंगी वो, उसका इंजेजाब। तो इंजेजाब करने की वजह से कैल्शियम का लेवल जो है जिस्म में क्या हो गया, बढ़ गया। इसी तरह से तीसरा, पीटीएच किसको सिग्नल करेगा, पीटीएच सिग्नल करेगा हजम शुदा ग़िज़ा। अब अगर हजम शुदा ग़िज़ा है तो ग़िज़ा का हाजमा कहां पर होता है, इंटेस्टाइन। कहां पर होता है, इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में भी वो क्या कराएगा, इंजेसाब। अब इंटेस्टाइन में जो इंजेजाब हो रहा है वो किससे हो रहा है, ग़िज़ा से। यहाँ रीनल ट्यूब्यूल में जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, पेशाब से, बराबर। और जो कैल्शियम का हो रहा है वो कहां से हो रहा है, हड्डियों से। तो यहां पर इस तरह से क्या हो गया, कैल्शियम की लेवल को खून में उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। बात समझ में आ रही है। तो कैल्शियम की लेवल को बढ़ाने का काम पीटीएच करता है। इसलिए मैंने पहले कहा कि जो टीसीटी है वो भी रेगुलेशन करता है, लेकिन रेगुलेशन कैसा करता है, वो कैल्शियम की लेवल को कम करता है। लिहाजा ये बात वाज़ेह होती है कि पीटीएच हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन है। अब जो पीटीएच है आप उसको दूसरे अल्फाज में क्या बोल सकते हैं, आप उसको बोल सकते हैं हाइपर, क्योंकि वो कैल्शियम की लेवल क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसलिए आप उसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, कैल्सेमिक। क्या बोल रहे हैं उसको आप, कैल्सेमिक। तो उसको क्या बोला जाता है, हाइपर कैल्सेमिक। सॉरी यहाँ पर क्या रह गया, हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। तो जो पीटीएच होता है वो पीटीएच कैसा हार्मोन होता है,
हाइपर कैल्शियमिक, जो खून में कैल्शियम के लेवल में क्या करता है, इजाफा करता है। ठीक है। उसके बरखिलाफ टीसीटी की बात करें तो उसके मुकाबिल टीसीटी के साथ मिलकर ये जिस्म में कैल्शियम के तवाजुन को क्या कर रहा है, बरकरार। इसका मतलब टीसीटी क्या करता है, खून में अगर कैल्शियम ज्यादा हो गई तो कम करेगा, और किसको देगा, बोन को। पीटीएच क्या करेगा, खून में कैल्शियम की मिकदार कम हुई तो क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो पीटीएच बढ़ाता है, टीसीटी कम करता है, दोनों मिलके एक दूसरे के साथ हमारे खून के अंदर कैल्शियम की लेवल को हमेशा बैलेंस करेंगे, मेंटेन करेंगे, बराबर रखेंगे, ना ज्यादा होने पाए ना कम होने पाए। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? ना, अब उसके बाद है थाइमस। ये और इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। नाउ थाइमस, थाइमस की अगर हम बात करते हैं तो जो थाइमस होता है, थाइमस ये जो हुदूद है ये एक लोब्यूलर साख्त है। लोब्यूलर साख्त, लोब्यूलर साख्त मतलब इसके अंदर बहुत सारी लोब रहेगी। जैसा हमने अभी बोला ना, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड में कितनी लोब थी, दो। अब यहां पर ये लोब्यूल है, एक से ज्यादा लोब्यूल, यानी कई सारी लोब्यूल इसके अंदर होती है। अब जो थाइमस ग्लैंड होता है ये कहाँ होता है, तो थाइमस ये फेफड़ों के दरमियान, कहां पर होता है, फेफड़ों के दरमियान। और स्टर्नम जो बोन होती है उसके कहां होता है, पीछे। स्टर्नम जो बोन है वो पीछे। देखिए फेफड़ों के दरमियान मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टर्नम मतलब स्केलेटल सिस्टम। अब और कौन आ गया, एरोटा। एरोटा के वेंट्रिकल की जानिब वाक़ था। एरोटा बोलते के साथ कौन सा सिस्टम आ गया, कौन सा सिस्टम आ गया, एरोटा बोलते के साथ ऑनलाइन वालों, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी दौरान खून का निजाम। तो आप बेसिक कंसेप्ट भी समझ सकते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो थाइमस है, थाइमस जो होता है वो कहाँ होता है, थाइमस यहाँ छाती में कहीं रहेगा, यहाँ कहीं रहेगा। देखिए मैं इसका आपको डायग्राम बताता हूँ। दिख रहा है, ये है थाइमस, कहाँ पर है, ये हमारे सीने में है। इसकी और अच्छी डायग्राम मेरे हिसाब से, अच्छा मैंने ऐड नहीं किया उसको, ठीक। तो थाइमस जो होता है हमारे जिस्म के अंदर, जो थाइमस होता है वो कहाँ होता है, ये थाइमस पहली चीज कि ये किस तरह की साख्त है, ये लोब्यूलर साख्त है। इसका जो शेप होता है ये लोब्यूलर होता है, बहुत सारी लोब्स इसमें होती है। दूसरी, अगर इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन की अगर बात करें तो हम बोलेंगे दरमियान में। किसके दरमियान में है, फेफड़ों के दरमियान में, फेफड़ों की। और अगर बात करें कि पीछे किसके हैं, किसके पीछे है, स्टर्नम, यानी हमारी जो सीने की सबसे स्ट्रांग हड्डी है उसके पीछे। और फिर किधर है, तो हम कह रहे हैं कि एरोटा की वेंट्रिकल की जानिब, एरोटा, एरोटा, एरोटा के ना वेंट्रिकल जो होती है, तो एरोटा के वेंट्रल जानिब। तो इस तरह से इसकी लोकेशन की अगर बात करेंगे तो दरमियान में फेफड़ों के, पीछे स्टर्नम के, और एरोटा की एक जानिब है। कौन सी जानिब है, तो वेंट्रल जानिब यानी सामने की जानिब, एरोटा जहां से निकल रही है उसके आगे की तरफ। ना ये जो थाइमस ये काम करता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा याद रखना है कि ये जो थाइमस है ये हमारे जिस्म के अंदर मामूली निजाम यानी इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है। यानी हमारे जिस्म के अंदर जो थाइमस है, इस थाइमस का असल काम क्या है, इसका असल काम है हमारे जिस्म के अंदर जो दिफाई निजाम है, हमारे जिस्म के अंदर कौन सा निजाम है, दिफाई निजाम। इस दिफाई निजाम में यानी किसमें काम करना है, इम्यून सिस्टम। कहां पर काम करना होता है इसका, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम पर ये क्या करता है, काम करता है। ये क्या करता है, ये खुद एक पेप्टाइड हार्मोन, देखिए यहां पर भी जो थाइमस है वो जो हार्मोन रिलीज कर रहा है वो हार्मोन कौन है, पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन मतलब ऐसा हार्मोन जो कुछ अमीनो एसिड से बना हुआ है या चंद अमीनो एसिड से बना हुआ है। तो ये पेप्टाइड हार्मोन क्या करता है, थाइमोसिन,
कौन सा पेप्टाइड हार्मोन रिलीज करता है? थाइमोसिन। ठीक है, थाइमोसिन हार्मोन रिलीज करता है। अब ये थाइमोसिन रिलीज करके करवाएगा क्या? क्योंकि हमने इससे पहले भी जब डिफाइन एग्जाम पढ़े थे तो हमने कहा कि इम्यून सिस्टम में डब्ल्यूबीसी सेल काम करते हैं। डब्ल्यूबीसी में दो तरह के सेल होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट, अग्रैन्युलोसाइट। फिर हमने कहा कि जो अग्रैन्युलोसाइट है इसमें दो तरह के सेल है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। याद आ रहा है? और लिम्फोसाइट जो होते हैं ये टी सेल और बी सेल। याद आ रहा है? तो उन्हीं की बात यहाँ चल रही है कि ये जो थाइमोसिन, ये थाइमोसिन क्या करता है? ये टी लिम्फोसाइट्स की तखसीस में थाइमोसिन एक अहम किरदार अदा करता है। यानी ये जो थाइमोसिन है, ये थाइमोसिन हार्मोन क्या करेगा? ये थाइमोसिन हार्मोन इसकी मदद से जो टी सेल है उस टी सेल के अंदर होगा डिफरेंशिएशन। क्या होगा उसका? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? देखिए, डिफरेंशिएशन इंग्लिश में जब बोला जाता है इसका मीनिंग ये होता है कि कोई एक सेल है उसके अंदर क्या हो गया? तखसीस। तखसीस होने का मतलब क्या है? तखसीस होने का मतलब ये है कि अब वो मैच्योर हो गया। अब उसको ये समझ में आता है कि अपने जिस्म का पार्ट कौन सा है और बाहर का पार्ट कौन सा है। यानी उसको ये मालूम रहेगा कि फॉरेन एंटीजन कौन है, बाहर से आने वाला जरासीम कौन है। इसको बोला जाता है डिफरेंशिएशन। अब वो तैयार हो चुका है कि क्या काम उसने करना है, तो उसके लिए यह वर्ड होता है डिफरेंशिएशन। तो थाइमोसिन की वजह से क्या होगा? जो टी सेल है उनके अंदर तखसीस होगी, और तखसीस होने की वजह से क्या होगा? जब भी टी सेल किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट में जाके फाइट करेगा या किसी एंटीजन को खत्म करने की कोशिश करेगा, या हमारे अपने जिस्म के अंदर कोई खलिया है या कोई प्रोटीन है वो खराब हो गया, उसको जाके किल करने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त जो इम्यून रिस्पॉन्स वो जनरेट करता है उसको हम कहते हैं सेल्यूलर। क्या कहते हैं हम उसको? सेल्यूलर इम्यूनिटी। याद आ रहा है? हमने पढ़ा था ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स और सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स। तो उसका ना सेल्यूलर के लिए एक और लफ्ज है, दैट इज सेल मेडिएटेड। याद आ रहा है क्या? जब हमने बीमारियों वाला कंसेप्ट पढ़ा था, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, याद आ रहा है? तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स वो क्या करता है? हमारे जिस्म में बढ़ाता है। इसी तरह से ये जो थाइमोसिन है ये एक और काम करता है, क्या? कि ये जाके बी सेल को डिफरेंशिएट करवाएगा। यानी ये थाइमोसिन सिर्फ टी सेल को नहीं, बल्कि ये क्या करता है? जो बी सेल है उसको भी जाके क्या करता है? एक्टिवेट करता है। और जब ये बी सेल को जाके डिफरेंशिएट करवाएगा, बी सेल को एक्टिवेट करवाएगा, तो थाइमोसिन के बी सेल को एक्टिवेट करने की वजह से क्या होगा? याद आ रहा है? बी सेल के अंदर अगर डिफरेंशिएशन हुआ तो बी सेल क्या बनाते हैं हमारे जिस्म में? एंटी बॉडीज। क्या बनाते हैं हमारे जिस्म में? वो एंटीबॉडीज। और अगर हमारे जिस्म में एंटीबॉडी बनती है तो इसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है इसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमरल। याद आ रहा है कि किसी को? हम लोग ऑलरेडी ये बातें पढ़ चुके। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी। सिर्फ समझना ये है कि ये हुआ कब? जब कौन एक्टिवेट हुआ? बी सेल को एक्टिवेट किसने किया? थाइमोसिन, एक हार्मोन है। इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि रक्त दही, कंट्रोल, इंटीग्रेशन। तो थाइमोसिन जाके टी सेल को भी एक्टिवेट करेगा, थाइमोसिन जाके बी सेल को भी एक्टिवेट करेगा। इसको अगर एंटीजन मिल गया तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, और इसको अगर एंटीजन मिल गया तो ये बी सेल क्या बनाना शुरू कर देगा? एंटीबॉडीज। ना, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, ओल्ड एज हो जाते हैं, तो उनके अंदर इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाती है, वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? उसका रीजन है थाइमस। कि उम्र रसीदा जो अफराद होते हैं उनमें जो थाइमस है उसका इन्हेतात होना शुरू होता है। इन्हेतात होना मतलब डिग्रेड होना, डीजेनरेट होना। दूसरे अल्फाज में और अगर बोला जाए तो कमजोर हो जाना। तो जैसा जैसा थाइमस कमजोर होगा, थाइमस काम करना बंद करेगा, तो थाइमस के काम नहीं करने की वजह से थाइमोसिन नहीं बनेगा। थाइमोसिन नहीं बनेगा तो टी सेल मैच्योर नहीं होगा, बी सेल मैच्योर नहीं होगा। वो मैच्योर नहीं होंगे तो सेल मीडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होगा। वो बी सेल नहीं होंगे तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसका मतलब ह्यूमरल इम्यूनो रिस्पॉन्स नहीं बनेगा। इस तरह से अब वो जो बूढ़ा शख्स होता है, वो जो उम्र रसीदा होते हैं, या हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये जो बीमार होते हैं बार बार, तो उसका वजह क्या है? थाइमस उनका धीरे 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 क्या होता जा रहा है? कमजोर।
ठीक है। और थाइमोसिन्स की पैदावार में वो क्या कर देगा, कमी। लिहाजा उम्र रसीदा अफराद में जो मामूली जवाबी कार्रवाई है, यानी ह्यूमर जो इम्यून रिस्पॉन्स है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कम। इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि हमारा थाइमस बहुत स्ट्रांग है। जैसे जैसे थाइमस धीरे 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 कम होता है तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स भी कम होता चला जाता है, और हम बीमारियों के लिए क्या होते चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर बीमारियों के इजाफे होते चले जाते हैं, बीमारियां हमारे अंदर बढ़ते चले जाती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कोई है ऐसा जिसको कुछ समझ में नहीं आया? ठीक। नाउ अब घर पे बैठ के अच्छे से इनके नोट्स बनाइए। और मेरी स्पेशल ये है कि ये जो भी हम सबक पढ़ रहे हैं, ये इसमें ट्री डायग्राम, ज्यादा से ज्यादा ट्री डायग्राम, क्योंकि अल्फाज बहुत है, नए नए अल्फाज इसमें बहुत सारे आने वाले हैं। तो ट्री डायग्राम बनिए, हर वो वर्ड जो आपको यहाँ एनसीईआरटी के अंदर दिख रहा है उसको हाईलाइट करिए। वर्ड मतलब साइंस वाला टर्म, इंग्लिश वाला या उर्दू वाले अल्फाज नहीं, साइंस का टर्म, बायोलॉजी से रिलेटेड टर्म, उसको लिखिए अपने पास, उसको अच्छी तरह से याद करिए। ठीक है ना। अब हमने जो दोपहर का लेक्चर है 5:30 इंशाल्लाह वहां पर हमारी मुलाकात होती है। ठीक, चलिए, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, मैं यूट्यूब पे इंशाल्लाह जल्दी लेक्चर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग दोबारा उसको वहां भी देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं।